हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 3 नवंबर है और आज की वीडियो में हम लोग 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो इसका आयोजन हो रहा है अभी 1 से 3 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, यानी कि आज तक इसका आयोजन होने वाला है। और इसका कौन सा संस्करण है? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का ये तीसरा संस्करण है। संस्करण भी आप याद रखिएगा। और कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसका आयोजन हो रहा है। हर साल इसका आयोजन होता है 1 से 3 नवंबर तक। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और यह मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। तो उसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल इसका आयोजन होता है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का। तो हर साल 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है और अभी ये तीसरा संस्करण है। और इस बार जो इसका आयोजन हो रहा है इसमें पूरे विश्व के आदिवासी समुदाय इसमें शामिल हुए हैं और वे लोग अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे विश्व के आदिवासी समुदाय द्वारा इसका नृत्य कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत किस देश के द्वारा हुई है? तो ये जो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है तो इसकी शुरुआत हुई है मोजाम्बिक के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके डांस से ये शुरू हुआ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि मोजाम्बिक के आदिवासी समुदाय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। तो भारत के जो भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, इन्होंने देश का पहला, जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देश का पहला, इसकी स्थापना भी हाल ही में 2022 में हुई है और ये पहली बार दिया गया है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना भी अभी 2022 में ही हुई है और 2022 में ही पहली बार रमेश अरोड़ा को दिया गया है। कुछ और अवार्ड हैं जैसे बिहारी पुरस्कार। तो 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर माधव को। और नेक्स्ट है व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान दिया गया असगर वजाहत को और ये महाबली उनकी रचना है, उनके पुस्तक का नाम है महाबली, उसी के लिए दिया गया है व्यास सम्मान। और नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2022। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार 2022 ये सेहान करुणातनिका को दिया गया और ये कहाँ की हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। सेहान करुणातनिका को बुकर पुरस्कार 2022। बुकर पुरस्कार दो तरह का होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है और एक बुकर पुरस्कार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को और इनके बुक का नाम है द टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको दिया गया गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार दिया गया है सेहान करुणातनिका को और ये श्रीलंका की है। इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ये गीतांजलि श्री वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय हैं और इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स 2022। तो ये एक अवार्ड है जिसे यूरोपियन आयोग द्वारा दिया जाता है, यूरोपियन काउंसिल द्वारा दिया जाता है और एक मानवाधिकार पुरस्कार है। सखारोव पुरस्कार मानवाधिकार पुरस्कार है जो किसे दिया गया है? तो ये यूक्रेन की जनता को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम है फाल्कन हेवी और इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। स्पेसएक्स के मालिक कौन है? तो एलन मस्क है, जिन्होंने अभी हाल में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। और एलन मस्क ट्विटर के सीईओ भी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। जो ट्विटर के पहले सीईओ थे पराग अग्रवाल, उन्हें निकाल दिया गया है और अभी एलन मस्क ही इसके सीईओ हैं। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है और इसका वजन कितना है? तो ये 68 टन का इसका वजन है और 230 फुट ये लंबा है। ये रॉकेट 68 टन का है और इसकी लंबाई 230 फुट है। और अमेरिका का जो स्पेस फोर्स है, अमेरिकी स्पेस फोर्स, उसका उपग्रह इस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ भारत के कुछ मिशन है जैसे कि आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है और ये सूर्य से संबंधित है। आदित्य L1 मिशन सूर्य से संबंधित है, इसरो का मिशन है। नेक्स्ट है आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन यूएसए का मिशन है और यूएसए ने इसे चंद्रमा पे मनुष्य भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन को शुरू किया है। और कुछ सुपर कंप्यूटर है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये पहला सुपर कंप्यूटर है परम कामरूप। तो इसे हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसे आईआईटी गुवाहाटी में इसे लॉन्च किया है। इसकी स्थापना आईआईटी गुवाहाटी में की गई है, परम कामरूप। तो परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। नेक्स्ट है परम शक्ति।
तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर IIT खड़गपुर में स्थापित हुआ है, और परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित हुआ है, और परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में स्थापित हुआ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, होलोंगी एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो एक एयरपोर्ट है जिसका नाम पहले था होलोंगी एयरपोर्ट, और अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि होलोंगी एयरपोर्ट कहाँ स्थित है या फिर डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है ईटानगर में। ईटानगर कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, वहीं पे होलोंगी एयरपोर्ट था। इसका पूर्व नाम था होलोंगी एयरपोर्ट, जिसका नाम अभी बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। और डोनी का अर्थ होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। तो इसे आप याद रखिएगा। अर्थ भी पूछ सकता है, डोनी का अर्थ क्या है, पोलो का अर्थ क्या है। और होलोंगी एयरपोर्ट का नया नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा, और कहाँ पे है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता। तो ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये फ्रेंच ओपन 2022 जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, इसमें जो सात्विक साईराज है और चिराग शेट्टी हैं, इन्होंने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। तो ये पुरुष डबल्स होता है, महिला डबल्स होता है, और फिर पुरुष सिंगल और महिला सिंगल भी होता है। तो इसमें पुरुष डबल्स का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। इसी तरह इसमें पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सलेसन ने खिताब जीता है। विक्टर एक्सलेसन कहाँ के हैं? तो ये डेनमार्क के हैं। और महिला सिंगल का खिताब जीता है, तो महिला सिंगल का खिताब जीता है कैरोलिना ने, और ये स्पेन की है, स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कैरोलिना। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीनगर में किया है। तो जहाँ भी पहला शब्द लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन किया है श्रीनगर में। किसने इसका आयोजन किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने, और ये पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है जो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। श्रीनगर के डल झील में इसका आयोजन हुआ है, और इस यहीं पे एक पहल भी शुरू हुई है। ये जो फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ है, यहीं पे एक पहल भी शुरू हुई है। इस पहल का नाम है निवेशक दीदी पहल। इसे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। निवेशक दीदी पहल कहाँ शुरू हुई है? तो निवेशक दीदी पहल डल झील में, श्रीनगर के डल झील में जो आयोजित हुआ है वित्तीय साक्षरता शिविर, वहीं पे इसका शुरुआत हुई है। तो इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, ये कश्मीरी भाषा में इस साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस भाषा में आयोजन हुआ, तो कश्मीरी भाषा में इसका आयोजन हुआ है। और यहाँ पे निवेशक दीदी पहल शुरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है निवेशक दीदी पहल, श्रीनगर के डल झील में निवेशक दीदी पहल। और यहीं पे डल झील में SBI ने अपना पहला फ्लोटिंग ATM स्थापित किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि पहला फ्लोटिंग ATM किसने स्थापित किया था, कहाँ स्थापित किया था। तो पहला फ्लोटिंग ATM जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में भारतीय स्टेट बैंक ने यानी कि SBI ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, एक है आरोहण 4.0। तो आरोहण 4.0 शिमला में इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन शारजहाँ में हो रहा है। और ये शारजहाँ कहाँ है? तो शारजहाँ UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो ये जो इसका संस्करण कौन सा है? तो इसका संस्करण है 41वां संस्करण है, और शारजहाँ में आयोजन हो रहा है। शारजहाँ कहाँ है? UAE का एक शहर है शारजहाँ। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। तो भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन शारजहाँ UAE में हो रहा है, और इसका आयोजन 2 से 13 नवंबर 2022 तक होगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है स्प्रेड द वर्ड, यानी शब्दों का प्रसार, इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से एडवर्ड M कैनेडी को सम्मानित किया है। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और इन्होंने अभी हाल में एक अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार। और इसे किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? तो एडवर्ड M कैनेडी को दिया गया है। ये अमेरिकी सीनेट के सदस्य थे, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अमेरिका के सीनेट थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
इसमें जो बांग्लादेश के लिए जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें यूएसए था, यानी कि अमेरिका था पाकिस्तान के सपोर्ट में, और रूस और इंडिया थे बांग्लादेश के सपोर्ट में। तो उस टाइम ये जो एडवर्ड एम कैनेडी थे, अमेरिकी सीनेट के सदस्य थे, ये भी थे बांग्लादेश के सपोर्ट में। तो इसीलिए इन्हें बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना है, इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी केरल राज्य करेगा। तो ट्रैक एशिया कप आयोजित होने वाला है 2022 में। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो केरल राज्य करने वाला है, और इसका आयोजन होने वाला है 25 से 28 नवंबर तक। और ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रैक एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो ये साइकिलिंग से संबंधित है, और इसका आयोजन 25 से 28 नवंबर तक होने वाला है। उसकी मेज़बानी केरल राज्य करने वाला है, और इसमें 200 इवेंट होने वाला है, जिसमें 25 से अधिक देश भाग लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है, अभी हाल में ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। तो ये कौन थी? तो अभी हाल में ईलाबेन भट्ट का निधन हुआ, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इन्होंने सेवा संगठन की स्थापना की थी 1972 में। तो ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सेवा संगठन की स्थापना इन्होंने 1972 में की थी, और इन्हें 1977 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, 1986 में पद्म भूषण मिला था, और 2011 में इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो गुजरात पीठ है, गुजरात पीठ की चांसलर भी रह चुकी हैं। तो ईलाबेन भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका निधन हो गया है, और ये सेवा संगठन की संस्थापक थी, और गुजरात पीठ की चांसलर भी रह चुकी है। और गुजरात पीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, गुजरात पीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, और इसके प्रथम चांसलर भी महात्मा गांधी ही थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नवंबर 2022 की अध्यक्षता घाना ने संभाली है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी है, 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो इसमें से हर एक मतलब जो भी सदस्य देश हैं उनको एक एक महीने के लिए इसकी अध्यक्षता दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता एक एक महीने के लिए दी जाती है। तो अभी जो नवंबर के लिए जो अध्यक्षता होने वाली है, ये कौन करने वाला है नवंबर की अध्यक्षता? नवंबर में जो भी बैठक होगी इसकी सुरक्षा परिषद की, उसकी अध्यक्षता घाना करेगा। घाना को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।